गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ 24 वाच्य नामक पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। तो वाच्य क्या है? जैसे कि सभी वाक्यों में क्रिया के रूप जो है वह अलग अलग होते हैं और किसी वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार, किसी में कर्म के अनुसार और किसी में भाव के अनुसार प्रयोग होता है ना। क्या होता है कि सभी वाक्यों में जो क्रिया के रूप होते हैं वे अलग अलग होते हैं, लेकिन किसी में कर्ता के अनुसार होता है प्रयोग, किसी में कर्म के अनुसार प्रयोग होता है और किसी में भाव के अनुसार प्रयोग होता है। और क्रिया का यही जो रूप है वह क्या कहलाता है? वाच्य। ठीक, यानी कि कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, तीन तरीके के भाव जो है वाच्य हो गए। कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार और भाव के अनुसार जो क्रिया के रूप अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं वही वाच्य कहलाता है। ठीक है, अब देखिए वाच्य क्या है। वाच्य क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता, कर्म अथवा भाव है उसे क्या कहेंगे? वाच्य कहते हैं, है ना। उसे वाच्य कहते हैं। ये हो गया आपका। ये देखिए इसमें मुख्य क्या हुआ कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय क्या है, कर्ता है कि कर्म है कि भाव है। मुख्य विषय, इस पर ध्यान दीजिएगा। कर्ता हो तो कर्तृवाच्य, कर्म हो तो कर्मवाच्य और भाव हो तो भाववाच्य। ठीक, इन तीनों को मिलाकर के वाच्य बनता है। अब वाच्य के तीन भेद होते हैं, जैसा हमने बताया आपको। वाच्य के तीन भेद हैं। ठीक, कौन कौन से हैं? वाच्य के तीन भेद हो गए। कौन कौन से? नंबर 1 कर्तृवाच्य, ठीक। फिर नंबर 2 आपका हो गया कर्मवाच्य और नंबर 3 आपका हो गया भाववाच्य। अब इन तीनों को हम विस्तार से बताएंगे। देखिए नाम से ही आपको अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। कर्तृवाच्य यानी कर्ता, जो करने वाला है। जिस वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय का जो संबंध हो वो कर्ता से हो, यानी करने वाले से हो, तो वह क्या कहलाएगा? कर्तृवाच्य कहलाएगा। कर्तृवाच्य क्या कहलाएगा? जिस वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध जो है कर्ता से हो वह कहलाएगा कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में कथन यानी जो कहने वाला है उसका मुख्य केंद्र क्या होता है? कर्ता होता है, यानी कि जो करने वाला है वही उसका मुख्य केंद्र है। कर्तृवाच्य में क्रिया अकर्मक भी हो सकती है और सकर्मक भी। आपको ये मालूम ही है कि क्रिया दो प्रकार के, एक अकर्मक होती है, एक सकर्मक, है ना। अकर्मक कर्म रहित, सकर्मक कर्म सहित। जैसे कि मान लिया रीता हंस रही है, तो हंसना कोई कर्म नहीं है, ये तो हमारी स्वाभाविक प्रक्रिया है। ठीक, तो इसलिए यह क्या हो गया? यह अकर्मक क्रिया हो गई। और मधु खाना खा रही है, खाना खाने की हम क्रिया कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ये सकर्मक क्रिया हो गई, है ना।
खाना खाना ये स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। हंसना, रोना, सोना, जगना ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, तो ये क्रिया के अंतर्गत नहीं आएगी, ये सकर्मक क्रिया के अंतर्गत नहीं आएगी। किस क्रिया के अंतर्गत आएगी? अकर्मक क्रिया के अंतर्गत। ठीक। और मधु खाना खा रही है, खाना खाने में वो कौर उठा रही है, अपना हाथ चला रही है, मुंह चला रही है, तो क्या हो गया? ये सकर्मक यानी कर्म सहित। अब देखिए कर्तृवाच्य की पहचान हम कैसे करते हैं। कर्ता के साथ अधिकतर विभक्ति नहीं जुड़ी होती। विभक्ति क्या होती है? ने, को, में, पर, के लिए, है ना, ये विभक्ति है। और कभी कभी कर्ता के साथ ने विभक्ति जुड़ी होती है। कर्ता कारक, कर्ता की विभक्ति क्या है? ने। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, है ना, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काके की, नाने नी, रारे री, और अधिकरण में पर, संबोधन हे ओ अरे। तो ये हो गया आपका। तो कर्ता की विभक्ति क्या है? ने। कभी कभी कर्ता के साथ ने विभक्ति जुड़ी होती है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि कर्ता के साथ विभक्ति जुड़ी हुई हो। ने विभक्ति होने पर क्रिया कर्म के अनुसार हो जाएगी। अगर कर्ता में ने विभक्ति जुड़ी है तो क्या होगा कि जो वाक्य है वह किसके अनुसार हो जाएगा? कर्म के अनुसार हो जाएगा। यानी जो हम वाक्य को बांटेंगे वह कर्म के अनुसार बांट देंगे। अब दूसरा आपका आ जाता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य नाम से स्पष्ट है, कर्म की प्रधानता होगी। कर्तृवाच्य में कर्ता मुख्य विषय प्रधान और कर्मवाच्य में कर्म। जिस वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्म से होता है, यानी करना, है ना, करने वाले से नहीं, जो कर्म हो रहा है उससे, काम से। कर्मवाच्य में कथन का केंद्र क्या होता है? कर्म होता है। और कर्म की प्रधानता के कारण कर्ता के साथ अधिकतर से अथवा के द्वारा विभक्ति जुड़ी हुई होती है। ठीक। जैसे कि राधिका से पुस्तक पढ़ी गई, यानी राधिका ने पुस्तक पढ़ी, और इसको आप राधिका से पुस्तक पढ़ी गई, इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे तो क्या बदलेंगे? राधिका द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। राधिका ने पुस्तक पढ़ने का कर्म किया। इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे तो कैसे लिखेंगे? राधिका द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। ठीक है, के द्वारा आ जाएगा कर्मवाच्य। इन वाक्यों में क्रमशः कर्म, पुस्तक और की प्रधानता है ना, तो जिसमें जो है कर्म की प्रधानता हो जाए। कर्म की प्रधानता क्या हुआ? पुस्तक पढ़ी गई। पुस्तक पढ़ना जो है क्या है? कर्म करना। अब इसके बाद आपका तीसरा आ जाता है भाववाच्य। भाववाच्य में अब देखिए, पहले थोड़ा सा ये देख लीजिए कि कर्मवाच्य का प्रयोग हम कैसे करते हैं। कर्मवाच्य का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर होता है। कहाँ कहाँ देखिए, बताते हैं आपको हम। इसको इरेज करना पड़ेगा हमें। तो अब देखिए, कर्मवाच्य का प्रयोग, कर्मवाच्य का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है। हर जगह कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं होगा। अब किन किन स्थानों पर प्रयोग होगा ये आपको देखना है। निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है। अब देखिए कैसे होता है। ठीक, नंबर एक क्या हो गया आपका कि जब कार्य बिना आपके चाहे, है ना, जब कार्य, चाहे आप इसको एक लाइन में कह सकते हैं कि जब कार्य अचानक हुआ हो, हमने नहीं चाहा कि ये काम हो, ठीक, और अपने आप अचानक काम हो गया, तब वहां पर क्या होगा? कर्मवाच्य। तब वहां पर कर्मवाच्य हो जाएगा। जहां कानूनी भाषा का प्रयोग हो, जहां कानूनी भाषा का प्रयोग किया जाए वहां पर कर्मवाच्य प्रधान होगा। ठीक, जहां पर कानूनी भाषा का प्रयोग हो,
फिर उसके बाद तीसरा आपका आ जाता है कि अधिकार बताने के लिए, किसी का अधिकार बताने के लिए, है ना, कि हमारा ये अधिकार है, अधिकार बताने के लिए वहां पर भी, है ना। फिर नंबर चार क्या हो जाएगा कि जब कर्ता कोई सभा या समाज हो, कर्ता कोई सभा या समाज हो, सभा या समाज होगा तो मुख्य विषय केंद्र उसका कर्ता जो होगा उसका परिवर्तन कर्मवाच्य में हो जाएगा, कर्ता कोई सभा या समाज हो। ठीक, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट है असमर्थता बताने के लिए, यानी कि मैं यह कार्य करने में असमर्थ हूँ, यह असमर्थता बताने के लिए वहां पर भी कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाएगा। यह हो गया आपका कर्मवाच्य का प्रयोग। हम किन किन स्थानों पर करेंगे, सबसे पहले जब कोई कार्य अचानक हुआ हो, हमने नहीं चाहा लेकिन कार्य अपने आप हो गया। नंबर 2, जहां कानूनी भाषा का प्रयोग हो। नंबर 3, अधिकार बताने में। नंबर 4, कर्ता कोई सभा या समाज हो। नंबर 5, असमर्थता जताने में, यानी कि हम यह कार्य करने में असमर्थ है, जैसे यह बोझ मुझसे नहीं उठेगा। ठीक, फिर तो क्या हो गया, तो यह बोझ मुझसे नहीं उठेगा, ये कर्मवाच्य है ना। यहाँ पर हमने जो है इसको कर्मवाच्य का प्रयोग किया। अब तीसरा आपका आ जाता है भाववाच्य। 3 हमने बताया था, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, जिसमें हमने आपको कर्तृवाच्य समझा दिया, कर्मवाच्य समझा दिया। अब ये तीसरा आपका आ जाता है भाववाच्य, यानी कि जहां पर भाव की प्रधानता हो, जो हमारे एक्सप्रेशन है ना, उसकी प्रधानता। जिस वाक्य में क्रिया कर्ता एवं कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार हो, वहां पर क्या होगा, भाववाच्य। ठीक, जैसे अगर मान लिया उसमें मुख्य विषय हो गया आपका कर्ता, तो वहां पर कर्तृवाच्य हो गया। फिर मुख्य विषय केंद्र हो गया आपका कर्म, वहां पर कर्मवाच्य हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुख्य विषय केंद्र हो जाएगा आपका भाव। न कर्ता है न कर्म है, क्या है मुख्य विषय केंद्र, भाव है, तब वहां पर आपका हो जाएगा भाववाच्य। भाववाच्य में कथन केंद्र बिंदु जो है वह भाव होता है, और इसमें कर्ता की प्रधानता न होकर अकर्मक क्रिया का भाव प्रधान होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, सकर्मक का नहीं होगा, किसका भाव प्रधान होगा, अकर्मक, क्योंकि जो हमारे चेहरे पर भाव आते हैं वो जो है क्रिया के द्वारा नहीं लाए जाते, है ना, ये तो अपने आप वो भाव आते हैं, तो क्या होंगे, ये अकर्मक क्रिया कहलाएगी, और यह सदैव एक वचन पुल्लिंग होगा। जैसे भाववाच्य की पहचान कैसे करेंगे हम, है ना, भाववाच्य की पहचान कैसे होगी, ये देखिए कि इसकी पहचान कैसे होगी कि भाववाच्य में कर्ता के साथ से अथवा के द्वारा विभक्ति जुड़ी होती है ना। क्या होगा, इसमें कर्ता के साथ से अथवा के द्वारा विभक्ति जुड़ी होगी, यानी जो कर्ता रहेगा उसके साथ से या के द्वारा विभक्ति होगी। फिर नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा कि मुख्य क्रिया, जो मुख्य क्रिया है वह क्या होगा, अकर्मक। मुख्य क्रिया जो है वो अकर्मक, पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष, है ना, पुल्लिंग, एक वचन और क्या होगा, अन्य पुरुष होगा, ये हो जाएगा आपका। फिर नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका, नंबर 3 हो जाएगा रंजक क्रिया के रूप में जाना, क्रिया के विभिन्न रूपों का प्रयोग होगा।
अब रंजक क्रिया के रूप में, है ना, रंजक क्रिया जानते हैं ना क्या होता है, रंजक क्रिया के रूप में इसका प्रयोग होगा। ठीक, ये हो गया भाववाच्य की पहचान। अब हम करेंगे कि भाववाच्य का प्रयोग कैसे करेंगे। ठीक है, अब जो है भाववाच्य का प्रयोग हम कैसे करेंगे कि भाववाच्य का प्रयोग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भाववाच्य का प्रयोग करने के लिए हमें विवशता या असमर्थता व्यक्त करने के लिए, है ना, कहाँ कहाँ हम भाववाच्य का प्रयोग करेंगे, विवशता या असमर्थता। देखिए असमर्थता में हम कर्म का भी प्रयोग कर रहे थे, है ना, असमर्थता का। जैसे अगर मान लिया हम किसी कार्य को करने में विवश है, नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या होगा, अगर कोई आके पूछता है तो हमारे चेहरे पर वही भाव आ जाता है कि हम बहुत मजबूर हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, है ना, असमर्थ है काम करने में। अगर किसी ने पूछा क्या हुआ तो हम ऐसे कर देते हैं, तो वो भाव जो हमारे ऊपर आ रहे हैं चेहरे पे वो हो जाता है। फिर नंबर 2 क्या हो जाएगा कि अनुमति या आज्ञा प्राप्त करने के लिए, किसी से अनुमति लेने के लिए, है ना, अनुमति या आज्ञा, अनुमति या आज्ञा प्राप्त करने के लिए। जैसे अच्छा अब चला जाए, है ना, चलिए थोड़ा घूम लिया जाए, अनुमति या आज्ञा प्राप्त करने के लिए। अब इसके बाद आता है तीसरा कि वाच्य परिवर्तन कैसे होता है। अब ये देखिएगा, हमने आपको तीनों का प्रयोग बता दिया, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य का। अब देखते हैं कि वाच्य परिवर्तन, ठीक, वाच्य परिवर्तन कैसे होता है, वाच्य परिवर्तन। अब वाच्य परिवर्तन में हम जो तीनों प्रकार है, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन, फिर कर्तृवाच्य से भाववाच्य बना देना, फिर कर्मवाच्य व भाववाच्य से कर्तृवाच्य बनाना। तो इस प्रकार 3 तरीके से, है ना। सबसे पहले हम बताते हैं कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनेगा। ठीक, इसमें आपके 3 पॉइंट आ जाएंगे कि पहला हो गया आपका कर्ता के साथ से या के द्वारा। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, तीनों में से या के द्वारा है, एक में कर्ता के साथ है, एक में कर्म के साथ है, एक में भाव के साथ है। कर्ता के साथ से या के द्वारा प्रयोग करने पर, ठीक है, के द्वारा, ठीक, प्रयोग करने पर। फिर नंबर 2 क्या हो जाएगा कि कर्म के साथ कोई विभक्ति लगी हो, कोई विभक्ति, अगर कोई विभक्ति कर्म के साथ लगी होती है तो क्या करते हैं, उसे हटा देते हैं। कोई विभक्ति हो तो उसे हटा देंगे, ठीक है, तो उसे हटा देना। ये हो गया आपका, कर्म के साथ कोई विभक्ति हो तो उसे हटा देना। फिर क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग वचन के अनुसार, क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग वचन के अनुसार हो, ठीक, लिंग और वचन के अनुसार। ये हमने 3 तरीका आपको सरल सा बता दिया कि कौन कौन से कर्तृवाच्य से जब कर्मवाच्य बनाएंगे तो किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति जुड़ी हो, कर्म के साथ कोई विभक्ति हो तो उसे हटा देंगे, क्रिया का प्रयोग कर्म के लिए लिंग वचन के अनुसार होना चाहिए। अब इसके बाद आ जाता है कर्तृवाच्य से भाववाच्य बना देना। कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाने में क्या करेंगे, कर्ता के साथ से कभी कभी के द्वारा विभक्ति लगाएंगे, देखिए हमने पहले भी आपको बताया, और मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदलकर उसके साथ जा धातु का काल के अनुसार रूप जोड़ देंगे, है ना। जैसे मोर नाचता है, मोर से नाचा जाता है, जा धातु का हमने जोड़ दिया।
है ना। बच्चा बैठा है, बच्चे द्वारा बैठा जाता है। आओ अब दौड़े, आओ अब दौड़ा जाए, इस तरीके से। फिर आपका आ जाता है कर्मवाच्य व भाववाच्य से कर्तृवाच्य बनाना। कैसे? पहले कर्ता को पहचान कर उसके साथ लगी विभक्ति से या के द्वारा को हटा देंगे। जो विभक्ति लगी है उसको हम हटा देंगे और जाना यानी रंजक क्रिया को हटा देंगे, जो जा धातु है उसको हटा देंगे और तब क्रिया का वह रूप लिखेंगे जो कर्ता के लिंग और वचन के हिसाब से होता है। जैसे पहले कर्मवाच्य बना, जैसे रमन से चित्र बनाया जाता है, कर्मवाच्य। इसको कर्तृवाच्य, रमन चित्र बनाता है। फिर भाववाच्य, रमन से चित्र बनाया जाता है। ठीक, तो इस तरीके से हम फिर भाववाच्य से कर्तृवाच्य बनाएंगे, रमन चित्र बनाता है। यह हो गया आपका कर्तृवाच्य से कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य से भाववाच्य बनाना। तो बच्चों, आपको यह वाच्य नामक पाठ अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से 3 वाच्य जो है जो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य हैं और कैसे इनका प्रयोग किया जाता है और किन रूपों में इनको हम देखते हैं। धन्यवाद।